नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम महाद्वीपों की सीरीज लेकर चल रहे थे। महाद्वीपों को हम क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो महाद्वीपों में हम अभी तक जितने महाद्वीप कवर कर चुके हैं उसको मैं आपको बता दूं, जिससे कि कोई महाद्वीप आपका छूटे नहीं। तो सबसे पहले हमने एक महाद्वीप चर्चा की थी जिसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप। उसके बाद हमने बात की दूसरे एक और महाद्वीप की जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने महाद्वीप लिया अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका को हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने महाद्वीप लिया उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। और उसके बाद हमने महाद्वीप लिया दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ तक इतने महाद्वीप हम अभी तक कवर कर चुके हैं। अंटार्कटिका हमने पढ़ लिया, ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद दो महाद्वीप आपके बचे। एक महाद्वीप आपका है यूरोप और दूसरा महाद्वीप आपका है एशिया। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप अभी बचे हुए हैं। तो पहले हम यूरोप को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे बात विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप की, और वो है एशिया महाद्वीप। तो देखिए, यूरोप की बात करें तो यूरोप की बात करें तो यूरोप आप जानते ही हैं, यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। और यूरोप को समृद्ध महाद्वीप भी कहा जाता है, समृद्ध महाद्वीप के रूप में भी इसको जाना जाता है। मरुस्थल विहीन महाद्वीप भी इसको बोल देते हैं। यहाँ पर मरुस्थल भी नहीं पाए जाते यूरोप के अंदर। तो देखिए, हम यूरोप की बात करें तो यहाँ पर आप मैप देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड का मैप आप देख पा रहे हो क्लियरली। तो यहाँ पर हम बात करें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसको हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पर दूसरा एक और महाद्वीप आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका, इस महाद्वीप को भी हम कवर कर चुके हैं। और यहाँ पर एक और महाद्वीप आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप को भी हमने कवर कर लिया है। और नीचे है अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को भी हमने कवर कर लिया है। और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को भी हमने कवर कर दिया। अब बचा आपका ये वाला महाद्वीप। तो ये महाद्वीप आप देख रहे हैं इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से ये महाद्वीप फैला हुआ है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर के बाद आप देखेंगे ये महाद्वीप है जिसको हम बोलते हैं यूरोप। तो इस महाद्वीप की हम पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एशिया महाद्वीप की। फिर बचेगा आपका एक ही महाद्वीप और वो है एशिया। तो देखिए, यूरोप महाद्वीप की हम बात करें तो यूरोप के कुछ उपनाम हैं, उसको ध्यान रखें। पहली चीज़ तो ध्यान रखें, यूरोप महाद्वीप को हम क्या बोलते हैं, इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रायद्वीप नज़र आते हैं, कई सारे प्रायद्वीपों की यहाँ पर बात होती है। तो वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, कौन कौन से प्रायद्वीप यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसके बाद ये महाद्वीप आपका कैसा है, समृद्ध महाद्वीप भी कहलाता है, समृद्ध महाद्वीप मतलब पूरी तरह से विकसित महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो इसको हम समृद्ध महाद्वीप भी बोल देते हैं। जैसे दक्षिणी अमेरिका को मैं शायद बताना भूल गया, दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप बोलते हैं, पक्षियों का महाद्वीप भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो पक्षियों का महाद्वीप बोल देते हैं। इसी प्रकार से इसको समृद्ध महाद्वीप बोलते हैं, इसको हम वेल्दी महाद्वीप बोलते हैं, समृद्ध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, हम जान लेते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भौगोलिक स्थिति की अगर हम बात करें तो ये मैप आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये यूरोप महाद्वीप है, ये क्या है, ये यूरोप है,
ठीक है, यूरोप है। यूरोप के दक्षिण में यहां पर कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के पश्चिम में ये ऐसा आकार का एक महासागर है। इस महासागर को हम क्या बोलते हैं? अटलांटिक महासागर बोलते हैं, अटलांटिक महासागर। तो पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर हो गया, ठीक है। और उत्तर की बात करें तो उत्तर में यहां पर क्या है? आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक सागर है उत्तर में। और इसके पश्चिम की बात करें तो यहां पर ध्यान रखना यूराल पर्वतमाला है, यूराल पर्वतमाला या यूराल पर्वत श्रेणी। तो यहां से ही एक प्रश्न आपका बन जाता है। 3-4 भौगोलिक क्षेत्र आपको दे देंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो यूरोप को एशिया से अलग करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पहली चीज तो आप देख रहे हैं नीचे भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के बगल में यहां पर काला सागर है, काला सागर के आगे कॉकसस पर्वत श्रृंखला है, कॉकसस पर्वत श्रृंखला के आगे आप देखेंगे यूराल नदी है, यूराल नदी के उत्तर में आपको दिखाई देता है कौन सा? यूराल पर्वतमाला। तो ध्यान रखें एशिया को यूरोप से अलग करने वाले भौगोलिक क्षेत्रों की हम बात करेंगे तो कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र मैं आपको पहले लिख देता हूं, फिर हम बात करेंगे। क्लियर हो जाएगा ये सारी चीजें। तो ध्यान रखें यूरोप को एशिया से अलग करने वाले भौगोलिक क्षेत्र ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्रों की देखिए बात करें तो यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत दिखाई देता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत से एक नदी निकलती है यूराल नदी। यूराल नदी कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। ये कैस्पियन सागर है। इधर की तरफ एक और सागर है काला सागर। काला सागर जुड़ा हुआ है भूमध्य सागर से, ये भूमध्य सागर है और ये काला सागर है। और भूमध्य सागर और काला सागर के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है, ये कैस्पियन सागर के बीच में, इसको बोलते हैं कॉकसस पर्वत, कॉकसस पर्वत। तो ये प्रमुख इकाई हो जाएंगी। पहली यूराल पर्वत, यूराल पर्वत श्रेणी। उसके बाद यहां पर एक नदी है, इसको बोलते हैं यूराल नदी। यहां पर एक झील है कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और यहां पर एक पर्वत श्रृंखला है कॉकसस पर्वत, कॉकसस पर्वत। और ये काला सागर, काला सागर और ये भूमध्य सागर। ये प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। ठीक है, मैप पर भी आप देख सकते हैं यूराल पर्वत दिखाई देगा। यूराल पर्वत के नीचे यूराल पर्वत से नदी निकलती है, यूराल नदी और कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में कॉकसस पर्वत श्रृंखला है और उसके बाद काला सागर और उसके बाद भूमध्य सागर। तो इस प्रकार से ये पूरे के पूरे क्षेत्र इस तरह से दिखाई देते हैं। तो ये ध्यान रखना कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हो गए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सारे के सारे भौगोलिक क्षेत्र अलग करते हैं किसको? यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। अब देखिए कुछ चीजें यहां पर और जानने वाली है। कौन कौन सी चीजें यहां पर जानने वाली हैं? जैसा कि मैंने बताया कि यूरोप जो है वो क्या कहलाता है? यूरोप जो है वो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहां पर कई सारे प्रायद्वीप आपको नजर आते हैं,
उन प्रायद्वीपों को हम यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर इस मैप में अगर आप देखें तो यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोल देते हैं, तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, यूरोप के प्रमुख प्रायद्वीप, यूरोप के प्रमुख प्रायद्वीप, और आप जानते हैं प्रायद्वीप क्या होता है, तीनों ओर जल से घिरा हुआ भूमि क्षेत्र आपका प्रायद्वीप कहलाता है। तो धीरे धीरे करके सारी चीजें समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक प्रायद्वीप को अगर देखें तो ये एक प्रायद्वीप आपको नजर आ रहा है, ये भी तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, जिसमें कौन आ जाता है, स्पेन आ जाता है और पुर्तगाल आ जाता है। दो देश यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, स्पेन और पुर्तगाल। तो एक प्रायद्वीप तो ये बन गया। इस प्रायद्वीप को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप कहलाता है। तो सीधा भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि आइबेरिया प्रायद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो स्पेन है और एक कौन सा है, पुर्तगाल है। ठीक है, ये नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं लिख देता हूं, स्पेन है और ये पुर्तगाल है। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ जाएं तो यहां पर एक प्रायद्वीप आप देख पा रहे होंगे, यहां पर एक प्रायद्वीप है, ये भी तीनों ओर जल से घिरा हुआ है, डेनमार्क है, ये डेनमार्क है। ये एक प्रायद्वीप नजर आ रहा होगा यहां पर। इस डेनमार्क को लेकर एक प्रायद्वीप बनता है और इस प्रायद्वीप को ध्यान रखना क्या बोलते हैं, जूटलैंड प्रायद्वीप बोलते हैं, जूटलैंड प्रायद्वीप। और जूटलैंड प्रायद्वीप में कौन शामिल है, डेनमार्क शामिल है। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा आप इधर गौर फरमाएं तो ये देख रहे हैं आप, ये भी क्षेत्र आप देख रहे हैं, तीनों ओर जल से घिरा हुआ क्षेत्र है, तीनों ओर जल क्षेत्र है, इधर भी और इधर भी। तो नॉर्वे, स्वीडन और इधर की तरफ आप देख रहे हैं फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को मिलाकर यहाँ पर एक प्रायद्वीप बनता है और इस प्रायद्वीप को हम बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, इन तीनों से मिलकर एक प्रायद्वीप बनता है, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। तो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप और स्कैंडिनेवियाई देशों में अंतर है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप 3 देशों से मिलता है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से। लेकिन अगर इसमें हम डेनमार्क और जोड़ दें तो वो क्या हो जाएगा, डेनमार्क और आइसलैंड और जोड़ देते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, स्कैंडिनेवियाई देश। मैं भी लिखवाऊंगा आगे। तो ये 3 देश इसमें आ गए, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो इन तीनों देशों से मिलकर बनता है नॉर्वे, स्वीडन तथा फिनलैंड। तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से मिलकर बनता है क्या, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। ठीक है, तो 3 मैंने प्रायद्वीप आपको बता दिए, आइबेरिया प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप और एक और प्रायद्वीप है जिसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। और एक और प्रायद्वीप आप देख सकते हैं, ये प्रायद्वीप रूस के अंदर आता है। ये रूस है, ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं ये रूस है और ये भी तीनों ओर घिरा हुआ है। और इस प्रायद्वीप को हम बोलते हैं कोला प्रायद्वीप। क्या कहलाता है, कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप। तो ये कहां पड़ता है, रूस में। ठीक है, यूरोपीय रूस में। तो 4 प्रायद्वीप आपको ध्यान रखने हैं। 4 प्रायद्वीपों की मैंने बात की और यूरोप के प्रमुख प्रायद्वीप हेडिंग डाली होगी आपने। तो इसमें सबसे पहले लिख लीजिए आइबेरिया प्रायद्वीप, आइबेरिया प्रायद्वीप।
दूसरा है जूटलैंड प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप। तीसरा है, इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। और अगला हम बात करें तो ये कहलाता है कोला प्रायद्वीप। तो ये ध्यान रखें, मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ इसको क्योंकि ये सम्मिलित करने के लिए पूछ लेते हैं और कौन कौन से देश से मिलकर कौन सा प्रायद्वीप बना है। तो ये किससे बना है? पुर्तगाल प्लस स्पेन, पुर्तगाल और स्पेन। जूटलैंड प्रायद्वीप डेनमार्क, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप नॉर्वे, स्वीडन प्लस फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से मिलकर बना है। और कोला प्रायद्वीप ध्यान रखना रूस से मिलकर बना हुआ है। तो ये प्रमुख प्रायद्वीप आपको ध्यान रखने हैं, ये यूरोप के प्रमुख प्रायद्वीप हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यूरोप की प्रमुख खाड़ियों की, क्योंकि खाड़ियों से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पूछा भी जा चुका है कि रीगा की खाड़ी किस किस के बीच में है। तो ये भी आपके प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। तो हम बात करेंगे यूरोप की प्रमुख खाड़ियों की। तो यूरोप की प्रमुख खाड़ियों की देखिए हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख खाड़ियों का निर्माण होगा वो यहाँ पर हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं, यूरोप की प्रमुख खाड़ियाँ। यूरोप की प्रमुख खाड़ियाँ। तो देखिए खाड़ी की बात होती है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक देश है, इसको हम बोल रहे हैं कौन? स्पेन। और यहाँ पर देश है, इसको कौन बोल रहे हैं हम? फ्रांस। स्पेन और फ्रांस हो गया। स्पेन और फ्रांस के बीच में यहाँ पर एक खाड़ी, खाड़ी शब्द आपने सुनाई होगा, ध्यान रखना पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हिंदी में इसको खाड़ी बोल देते हैं लेकिन इंग्लिश में इसके नाम अलग होते हैं। कहीं पर क्रीक बोलते हैं, कहीं पर बे बोलते हैं, कहीं पर गल्फ बोलते हैं और कहीं पर बाइट बोलते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? एक ही शब्द दे देते हैं, खाड़ी। खाड़ी का मतलब है तीनों ओर भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र, लेकिन इंग्लिश में इसकी स्थिति अलग है। तो सबसे सकरी पतली जो खाड़ी होगी उसको हम क्रीक बोल देते हैं। उससे थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, वी आकार की जो हो जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी गल्फ कहलाएगी। जैसे गल्फ ऑफ खंबात है या गल्फ ऑफ कच्छ है। और उससे थोड़ा विस्तृत रूप हो जाएगा वो आपकी बे कहलाएगी, जैसे बे ऑफ बंगाल है। और ज़्यादा विस्तृत रूप हो जाएगा तो वो बाइट कहलाएगी, जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। कर चुके हैं पहले बात हम इस मामले में। तो यहाँ पर खाड़ी समझ गए। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में एक खाड़ी आपको नजर आ रही है, इसको बोलते हैं विस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ विस्के। तो विस्के की खाड़ी कहलाती है ये, विस्के की खाड़ी। ठीक है, तो एक तो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर विस्के की खाड़ी। उसके बाद आप देखें ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये भी ऐसा क्षेत्र है जो तीनों ओर जल से भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र है। तीनों ओर भूमि से घिरा हुआ जल क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे। इसके ऊपर की तरफ एक देश है, इसको हम बोलते हैं स्वीडन। ये कौन सा देश है? ये देश आपका कहलाता है क्या? स्वीडन कहलाता है। ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है। और इसके नीचे जो देश है इसको हम बोलते हैं क्या? फिनलैंड। ये क्या है? फिनलैंड कहलाएगा। ये जो देश है ये आपका फिनलैंड है। तो एक तरफ फिनलैंड है और दूसरी तरफ आपका स्वीडन है।
तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में मैं देशों के नाम लिख देता हूं। ये देश है स्वीडन और ये देश है फिनलैंड। फिनलैंड, ठीक है। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये जो खाड़ी देख रहे हैं, इस खाड़ी को हम क्या बोलते हैं? इस खाड़ी को बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी कहलाती है। ये बोथनिया की खाड़ी हो गई, ठीक है। उसके बाद यहां पर 3 बाल्टिक स्टेट है। 3 बाल्टिक स्टेट है, बाल्टिक सागर से लगे हुए देश हैं। ये जो सबसे ऊपर देश आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एस्टोनिया। इसके नीचे देश देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लाटविया। ये क्या कहलाता है? लाटविया कहलाता है। और इसके नीचे जो देख रहे हैं एक और देश है, इसको हम बोलते हैं लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया करके ये 3 देश आप देख पा रहे होंगे। ये छोटे छोटे देश हैं, रूस से अलग हुए हैं। और ये देश जो है वो बाल्टिक कंट्री कहलाते हैं, बाल्टिक देशों की श्रेणी में आते हैं। तो मैं इनको यहां लिख देता हूं तीनों के नाम, एस्टोनिया, लातविया या लाटविया और तीसरा है लिथुआनिया। लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया 3 देश हैं। अब हमें खाड़ी से मतलब है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ऊपर की तरफ फिनलैंड है और नीचे की तरफ आप देखेंगे कौन है? एस्टोनिया। तो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में एक खाड़ी दिखेगी और इस खाड़ी को आप एटलस में जरूर ढूंढें। इस खाड़ी को हम बोलते हैं फिनलैंड की खाड़ी। ये क्या कहलाती है? फिनलैंड की खाड़ी। तो ये फिनलैंड की खाड़ी कहलाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बोथनिया की खाड़ी किसके बीच में है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। और फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में पड़ रही है फिनलैंड की खाड़ी। और यहाँ पर एस्टोनिया और ये लाटविया, एस्टोनिया और लाटविया के बीच में यहाँ पर ये खाड़ी है। इस खाड़ी को बोलते हैं रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये क्या कहलाएगी, इसको इधर लिख देता हूँ। ये है रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी। बस ये प्रमुख खाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। क्लियरली मैंने बता दिया। स्पेन और फ्रांस के बीच में विस्के की खाड़ी, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में फिनलैंड की खाड़ी और एस्टोनिया और लाटविया के बीच में रीगा की खाड़ी। तो ध्यान रखें, इसी तरह से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और करंट से जोड़ के पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान में आप देखेंगे 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था, तो उसमें रीगा की खाड़ी आपसे पूछा गया था। वो इसलिए पूछा गया था कि लाटविया की राजधानी है रीगा, और रीगा को ध्यान रखना विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। जैसे जयपुर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, उसी तरह से उसी साल रीगा को भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था यूनेस्को ने। तो उन्होंने ये पूछने की बजाय उन्होंने खाड़ी पूछ ली। तो ये इस तरह से रिलेटेड करके आप विश्व के वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी और इंडियन ज्योग्राफी को भी करंट से जोड़कर देखें। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं खाड़ियों के बारे में। तो 4 खाड़ी मैंने आपको बताई। सबसे पहले विस्के की खाड़ी, गल्फ ऑफ विस्के, विस्के की खाड़ी। दूसरी खाड़ी की मैंने बात की बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। तीसरी खाड़ी की मैंने बात की फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। और चौथी खाड़ी की बात की मैंने रीगा की खाड़ी। ठीक है।
तो लिख लेते हैं इसके बारे में, कौन से किसके बीच में है, तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन तथा फ्रांस से घिरा हुआ क्षेत्र है ये। स्पेन तथा फ्रांस, बोथनिया की खाड़ी, एक तरफ स्वीडन तथा फिनलैंड, स्वीडन तथा फिनलैंड के मध्य। और अगर हम बात करें फिनलैंड की खाड़ी, तो एक तरफ फिनलैंड है, फिनलैंड तथा एस्टोनिया, एस्टोनिया के मध्य हो जाएगी। और रीगा की खाड़ी, एस्टोनिया और लाटविया, एस्टोनिया तथा लाटविया। तो ये खाड़ियां आप देख रहे हैं मैप पर भी। तो ये चारों खाड़ियों की बात हमने यहाँ पर भी कर ली और उसके बाद लिख लिया। तो ये ध्यान रखें, प्रमुख खाड़ियों की बात हो गई। ठीक है, अब देखिए एक एक करके कुछ चीज़ें यहाँ पर हम जान लेते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप। अगर स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप की बात होती है तो वो 3 देशों से मिलकर बनता है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से। लेकिन अगर स्कैंडिनेवियाई देशों की बात होती है तो इसमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आते हैं। नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आपके आते हैं। यहाँ पर इसलिए इसको कहा जाता है स्कैंडिनेवियाई देश, इनको इसलिए कहा जाता है कि इसमें स्कैंडिनेवियाई समूह की भाषा बोली जाती है। मतलब सांस्कृतिक रूप से और भाषाई रूप से एक ही प्रकार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो ध्यान रखना, इन देशों में फिनलैंड शामिल नहीं है, जबकि प्रायद्वीप में शामिल था, इसमें शामिल नहीं है। तो यही कंफ्यूजन होता है और जहां कंफ्यूजन है वहीं पर क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करें स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडिनेवियाई देश, तो मैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बता चुका हूं आपको। अब मैं बात कर रहा हूं कौन सी, स्कैंडिनेवियाई देशों की। तो ध्यान रखना, ये सांस्कृतिक एवं भाषाई एकरूपता, भाषाई एकरूपता, ठीक है। तो सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता यहां पर पाई जाती है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया, एक ही देश के अंदर रख लेते हैं। हालांकि देश अलग अलग हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। तो ध्यान रखना, इसमें कौन कौन आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, तथा आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी सोच के रखिए जब तक, फिर मैं बताऊंगा इसकी क्या विशेषता है। तो ये 4 देश इसमें आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड। जबकि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप की मैं बात कर रहा था, तो यहां पर नोट करके मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। ध्यान रखना, फिनलैंड, फिनलैंड प्रायद्वीप में था लेकिन यहां पर नहीं आता है। फिनलैंड देश इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। तो फिनलैंड को इसमें शामिल नहीं करेंगे, इसी वजह से पूछा जाता है। ठीक है, उम्मीद है जो मैं कहना चाह रहा हूं वो क्लियर हो गया होगा। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आता है, लेकिन स्कैंडिनेवियाई देश में फिनलैंड नहीं आता है। उसके बजाय नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आपके आ जाते हैं। ठीक है, अब आइसलैंड की राजधानी हम बात करेंगे तो रिक्वेजिक है,
और रेकवेजिक जो इसकी राजधानी है ये विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कहलाती है। जैसे मैंने न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन आपको बताया था विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कहलाती है, लेकिन आइसलैंड की राजधानी रेकवेजिक जो है ये विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें आप जानते होंगे। अब देखिए बात करें एक और पार्ट की। जैसे कहीं पर आपने सुना होगा हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, और कहीं पर आप कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो यहीं पर हम एक चीज और जान लेते हैं। पहली चीज तो ध्यान रखें, ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन की बात होती है तो ध्यान रखना, आपको ग्रेट ब्रिटेन के अंदर 3 देश आते हैं। आपके 3 देश आते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है वेल्स आता है, एक आपका स्कॉटलैंड आता है, स्कॉटलैंड, और एक आपका आता है कौन, इंग्लैंड। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन में कौन आ जाएगा, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड आपके आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या शामिल हो जाएगा, उत्तरी आयरलैंड और शामिल हो जाएगा। उत्तरी आयरलैंड शामिल हो जाता है तो ये आपका क्या बन जाता है, फिर यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। तो दूसरा हम बात करें यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ये तीनों हो गए, प्लस नॉर्थ आयरलैंड या उत्तरी आयरलैंड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये मेन आपकी चीजें क्लियर मैं करता चला जा रहा हूं, क्योंकि ये कंफ्यूजन रहता है ग्रेट ब्रिटेन क्या है या यूनाइटेड किंगडम क्या है, स्कैंडिनेवियाई देश और स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में क्या अंतर है। तो ये बेसिक चीजें आपको थोड़ी सी समझनी है। अब जैसे मैप पर भी हम बात करें, तो ये यूनाइटेड किंगडम आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम आप देख पा रहे होंगे। तो ऊपर आपका स्कॉटलैंड है, बीच में इंग्लैंड है, और नीचे क्या है, वेल्स कहलाता है। नीचे की तरफ वेल्स दिखाई देता है। अलग अलग देश हैं, ध्यान रखना। जैसे यहां से यहां तक हम बात करें तो ये क्षेत्र आपको क्या दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं वेल्स। ये वेल्स है। यहां पर हम बात करें तो ये क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, स्कॉटलैंड कहलाता है। ये स्कॉटलैंड है, और नीचे इंग्लैंड है। और इधर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर उत्तरी आयरलैंड है। ये है उत्तरी आयरलैंड छोटा सा, और नीचे आयरलैंड है। यहीं की थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, होम रूल मूवमेंट का नाम सुना होगा। तो ये कहलाता है स्कॉटलैंड। ठीक है, ये कहलाता है वेल्स, और ये है इंग्लैंड। ठीक है, और ये है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड। तो ये केवल हम इसकी बात करें, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की, तो ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाएगा। और इसको भी जोड़ दें तो ये उत्तरी आयरलैंड को भी जोड़ दें तो फिर ये यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहां पर मैंने बात करी थी अभी, 3 देश मैंने यहां पर बताए थे। एस्टोनिया है ये, एस्टोनिया,
उसके नीचे है लाटविया, लाटविया, और उसके नीचे है लिथुआनिया, लिथुआनिया। तो एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया ये तीनों देश किससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पर है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर। तो इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश कहते हैं। तीनों को क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश या बाल्टिक स्टेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश में आता है या नहीं आता है? तो ये बाल्टिक देश में आपके आ जाते हैं एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया तीन देश आपके यहाँ देख रहे हैं। ये आते हैं किसके अंदर? ये आते हैं आपके बाल्टिक देश में। अब इसके अलावा एक और शब्द आपने सुना होगा, बेनलेक्स। बेनलेक्स, बेनलेक्स के फुल फॉर्म की अगर बात करें तो बे से बेल्जियम, ने से नीदरलैंड और एलयूएक्स से लग्जेनबर्ग। तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेनबर्ग जो है इनको हम बोलते हैं निम्न भूमि के देश। क्यों बोलते हैं अभी जान लेते हैं। तो यहां पर मैं इनकी लोकेशन आपको पहले दिखा देता हूं। यहां पर तो नीदरलैंड है, ये कौन सा देश है? नीदरलैंड है। इसके नीचे बेल्जियम है, इसके नीचे बेल्जियम है जिसको कॉकपिट ऑफ यूरोप बोलते हैं। और यहाँ पर छोटा सा देश है जो है वो कहलाता है लग्जेनबर्ग। तो ये तीनों देश जो हैं इस मुख्य भूमि से नीचे हैं, मतलब समुद्र तल से नीचे हैं, समुद्र तल से नीचे दिखाई देते हैं। तो ऊपर तो नीदरलैंड है, नीचे बेल्जियम है और उसके नीचे आपका लग्जेनबर्ग है, लग्जेनबर्ग। ठीक है। तो ये तीनों देश आपके वेनलेक्स के नाम से जाने जाते हैं, VENLUX, वेनलेक्स बोलते हैं। तो इनको निम्न भूमि के देश कहा जाता है क्योंकि समुद्र तल से ये कैसे हैं? नीचे हैं। ठीक है। समुद्र तल से नीचे होने के कारण तटीय क्षेत्रों पर जल भराव हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? जलमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं इसके तट। तो जलमग्न तटों को द्वारा से वापस लेने के लिए तटबंध बनाए जाते हैं और ऐसे तटबंधों को हम क्या बोलते हैं? पोल्डर लैंड बोलते हैं। ठीक है। तो इस तटबंधों को क्या बोलते हैं? पोल्डर भूमि या पोल्डर लैंड कहा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लग्जेनबर्ग या बेनलेक्स। ठीक है। तो ये एक और शब्द ध्यान रखें, बेनलेक्स। ठीक है। वेनलेक्स शब्द में तीन देश आपके आ जाते हैं, बेल्जियम, दूसरा नीदरलैंड और तीसरा है लग्जेनबर्ग। और इन तीनों देशों को ध्यान रखना निम्न भूमि के देश कहा जाता है, निम्न भूमि के देश। निम्न भूमि के देश बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि समुद्र तल से नीचे हैं, समुद्र तल से नीचे स्थित देश। तो समुद्र का जो सी लेवल है उससे ये क्या है? नीचे है, निम्न भूमि के देश कहलाते हैं। अब इनकी समुद्र तल से इन देशों की ऊंचाई कम होने के कारण इसके तट जो है वो क्या होते हैं? जलमग्न हो जाते हैं। और जलमग्न तटवर्ती क्षेत्रों को ऊंचे तटबंध बनाकर पुनः प्राप्त किया जाता है। तो ऐसे तटबंधों को पोल्डर भूमि या पोल्डर लैंड कहा जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख देता हूं, समुद्र तल से नीचे होने के कारण
इन देशों के तटवर्ती भाग डूब जाते हैं, या डूब जाने की वजह लिखिए भाग जलमग्न हो जाते हैं, जलमग्न हो जाते हैं। ठीक है, जलमग्न तटों को पुनः प्राप्त करने हेतु बनाए जाने वाले तटबंधों को पोल्डर लैंड कहते हैं। पोल्डर लैंड कहते हैं। तो ध्यान रखना, पोल्डर लैंड जो है वो इन तटों की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो ये पोल्डर लैंड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा। बेनलेक्स वाला पार्ट आपका बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जेमबर्ग 3 देश इसके अंदर आपके आए। अब इसके बाद हम बात करें कुछ और चीज़ों की, जैसे बाल्कन स्टेट आपने सुना होगा, बाल्कन प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं। तो बाल्कन पर्वतीय प्रदेश को क्या बोलते हैं? बाल्कन प्रायद्वीप कहा जाता है। और इसमें कई सारे देश शामिल हो जाते हैं। जैसे मैं कुछ देशों के नाम आपको याद कराऊं, जैसे रोमानिया है, बुल्गारिया है, सर्बिया है, मॉन्टेनीग्रो है, मैसिडोनिया है, ग्रीस है, क्रोएशिया है, ठीक है, स्लोवानिया है, बोस्निया है, और आपके क्या बोलते हैं तुर्की है, ठीक है, और उसके बाद इटली, तो हंगरी, ये सारे के सारे देश इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैप में अगर आप देखें, जैसे मैप तो ख़त्म हो गया, तो मैप में देखिए मैं कुछ चीज़ यहाँ पर और बता दूँ। डॉगर बैंक है, जैसे उत्तरी सागर में आप देखेंगे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक जल संधि बनती है जिसको हम बोलते हैं डोबर जल संधि। तो वो जो डोबर जल संधि है, डोबर जल संधि के जस्ट उत्तर में एक डॉगर बैंक है जो मत्स्य केंद्र के लिए प्रसिद्ध है, फिशिंग बैंक के रूप में जानी जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक लिख लेते हैं। एक तो ध्यान रखना यहाँ पर कुछ जल संधियों की मैं बात कर लेता हूँ। प्रमुख जल संधियाँ, प्रमुख जल संधियाँ। तो देखिए कुछ प्रमुख जल संधियाँ मैं यहाँ पर आपको लिखवा देता हूँ, फिर मैं मैप में भी आपको दिखा दूंगा, शो करा दूंगा कौन सी कहाँ पर जल संधि है। जैसे एक जल संधि कहलाती है, उसको बोलते हैं डोबर जल संधि, डोबर जल संधि, डोबर स्टेट। तो डोबर जल संधि की हम बात करें तो ये जल संधि ध्यान रखना किसके बीच में है? ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य, ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य स्थित है। तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, और ध्यान रखना ब्रिटेन ने दूसरे देशों पर कब्जा किया लेकिन ब्रिटेन पर कब्जा नहीं हो सका। उसका मेन कारण है कि ब्रिटेन चारों तरफ जल से घिरा हुआ है और ब्रिटेन की जो नौसेनाएं बहुत ताकतवर हुआ करती थी। फ्रांस ने कई बार कोशिश करी लेकिन ब्रिटेन पर कब्जा नहीं कर पाया क्योंकि बीच में समुद्र आ जाता है और समुद्र से इसको सुरक्षा मिल जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखें डोबर जल संधि, और यहीं पर ध्यान रखें एक बैंक जिसको हम बोलते हैं डॉगर बैंक, डॉगर बैंक। तो डॉगर बैंक ध्यान रखना कोई जल संधि नहीं है। जैसे डॉगर बैंक है, जॉर्जेस बैंक है, ग्रांड बैंक है। जॉर्जेस बैंक मैंने आपको बताया था यूएसए और कनाडा के बीच में,
पड़ती है, तो वहां पर भी फिशिंग के लिए आपकी अनुकूल स्थितियां बनती हैं। इसी तरह से यहां पर है तो डॉगर बैंक, ध्यान रखना, उत्तरी सागर में स्थित डॉगर बैंक, ये कोई बैंक नहीं है पैसे डालने वाली, ये तट है। डॉगर बैंक, ध्यान रखना, उत्तरी सागर में स्थित, उत्तरी सागर में स्थित फिशिंग बैंक है। फिशिंग बैंक या मत्स्यन केंद्र। तो फिशिंग बैंक क्या, एक फेमस आपका मत्स्य बैंक के रूप में जाना जाता है, मत्स्यन केंद्र है। ठीक है, तो एक तो डोबर जल संधि हो गई या डॉगर बैंक हो गई इसके साथ में ही। उसके बाद हम एक और जल संधि की यहां पर बात कर लेते हैं, और ये जल संधि कहलाती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। तो देखिए, जिब्राल्टर जल संधि की हम बात अगर करें तो जिब्राल्टर जल संधि आप देखोगे, एक तो अलग किसको करती है, स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। ऐसी स्थिति है जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है इस तरह से, और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर यहाँ पर स्पेन दिखाई देता है, और ये भूमध्य सागर है। ठीक है, तो यहाँ पर मोरक्को दिखाई देता है और यहाँ पर स्पेन है। इन दोनों के बीच में जो जल संधि बनती है इसको बोलते हैं हम जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर लिख लेना, स्पेन तथा फ्रांस के मध्य, वो स्पेन तथा मोरक्को के मध्य स्थित है। ठीक है, तो स्पेन और मोरक्को के बीच में पड़ती है। मोरक्को, ध्यान रखना, अफ्रीकी देश है। मोरक्को कैसा देश है, ये अफ्रीकी देश है मोरक्को। इब्न बतूता जहाँ से आया था वही मोरक्को है ये, और यहाँ पर है आपका स्पेन। तो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है जैसे जल संधि, और इधर भूमध्य सागर है और इधर अटलांटिक सागर है, इसको जोड़ने का काम करती है। जल संधि का मतलब ही यही होता है कि दो लैंड मास को सेपरेट करना और दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना। तो यहाँ पर ये जल संधि जिसको हम बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, और जिब्राल्टर जल संधि को क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार बोलते हैं, या भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। ठीक है, द की ऑफ मेडिटेरेनियन सी इसको कहा जाता है, द की ऑफ मेडिटेरेनियन सी। दूसरी आगे चले जाएं, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्वी भाग में मारमारा सागर, और मारमारा सागर के आगे काला सागर। तो काला सागर और मारमारा सागर के बीच में एक और जल संधि है जिसको हम बोलते हैं बॉस्फोरस जल संधि, और बॉस्फोरस जल संधि को ही हम बोलते हैं क्या, एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मतलब स्थल मार्ग से एशिया में अगर यूरोपीय आते थे तो वो यहीं से आते थे, बाद में स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया तुर्की के द्वारा, तो फिर उनका आना बंद हो गया, फिर उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज की। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं एक और जल संधि की बात कर दूं, और ये जल संधि आपकी कहलाती है बॉस्फोरस जल संधि। बॉस्फोरस जल संधि। तो बॉस्फोरस जल संधि ध्यान रखना, बॉस्फोरस जल संधि ध्यान रखना, उत्तरी तुर्की यूरोप में पड़ता है, उत्तरी तुर्की तथा दक्षिणी तुर्की जो एशिया में पड़ता है। उत्तरी तुर्की तथा दक्षिणी तुर्की के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। ठीक है,
और किसको अलग करती है, ध्यान रखना, किसको जोड़ती है, तो लिख लेना मारमारा सागर को, मारमारा सागर को काला सागर से जोड़ती है, काला सागर, ब्लैक सी, काला सागर से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और ये जो बॉस्फोरस जल संधि है इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एशिया का प्रवेश द्वार, एशिया का प्रवेश द्वार, द गेटवे ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। तो ये मेन जल संधियां आपको ध्यान रखनी है, कौन सी, यूरोप के संदर्भ में। अब यूरोप के संदर्भ की हम बात करें तो यूरोप के संदर्भ की देखिए हम आगे बात करें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैप लेकर, और आप भी मैप लेकर ही थोड़ा सा यहाँ पर बैठेंगे तो और ज़्यादा आसानी से क्लियर होगा। आज क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बता दी, इसको एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे यूरोप में, यूरोप के भौगोलिक प्रदेशों की, कौन कौन से यूरोप के भौगोलिक प्रदेश हैं, क्या क्या यूरोप में भौतिक विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने आपको शुरुआत की थी, यहाँ से हम बात कर रहे थे, तो ये आपका हो गया यूरोप, यूरोप की इसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पर देखिए मैं बता रहा था अभी आपको, ये तो स्पेन है और ये मोरक्को है, यहाँ पर क्या पड़ता है, मोरक्को देश पड़ता है, और यहाँ पर इतना भाग स्पेन का है और थोड़ा सा भाग यहाँ पुर्तगाल है। तो ये है स्पेन और ये है मोरक्को, इन दोनों के बीच में है जिब्राल्टर जल संधि। तो यहाँ पर दिखाई देती है क्या, जिब्राल्टर जल संधि। तो ध्यान रखना, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है जिब्राल्टर जल संधि, इस तरह की स्थिति है। उसके बाद यहाँ पर काला सागर है, ये क्या है, काला सागर है, और इधर की तरफ मारमारा सागर है, एक तरफ तुर्की है और दूसरी तरफ दक्षिणी तुर्की। तो यहाँ पर है बॉस्फोरस जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि। ये दोनों जल संधियाँ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है और दूसरी एशिया का प्रवेश द्वार कहलाती है। जैसे यहाँ पर आप देखें जिबूती और यमन के बीच में बाबुल मेंडाव जल संधि है, इधर की तरफ यमन पड़ता है, यमन, और इधर अफ्रीकी देश है जिबूती। तो यहाँ पर है यमन और यहाँ पर है जिबूती, और यमन और जिबूती के बीच में एक जल संधि है जो लाल सागर को किससे जोड़ती है, इससे जोड़ती है, इधर हिंद महासागर से, या यहाँ पर खाड़ी पड़ती है, अदन की खाड़ी, इसके बीच में जल संधि है। इस जल संधि को बोलते हैं बाब उल मेंडाव, बाब उल मेंडाव। और बाब उल मेंडाव जल संधि बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है, यहीं पर सोमालिया के लुटेरे जहाज़ों को लूट लेते हैं। इस जल संधि को हम बोलते हैं आंसुओं का द्वार, आंसुओं का द्वार कहा जाता है, आंसुओं का द्वार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आंसुओं का द्वार, क्योंकि ये आपका क्या है, हिंद महासागर है, अरब सागर है, यहाँ पर लवणता कम है, सैलिनिटी कम पाई जाती है, और इसको पार करके जैसे ही लाल सागर में जाते हैं तो यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा पाई जाती है। और पहले जो नाव चलाई जाती थी उनको कैसे मैनुअली चलाया जाता था, इंसान चलाते थे। तो कम लवणता से जब ज़्यादा लवणता में प्रवेश करेंगे तो ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये माना जाता है कि जो नाव चलाते थे उनके आंसू निकल जाते थे, इसी वजह से इसको आंसुओं का द्वार कहा जाता है। मतलब इसके बाद उनको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ती थी, तो ये आंसुओं के द्वार के रूप में जानी जाती है। बॉस्फोरस जल संधि को एशिया का प्रवेश द्वार बोलते हैं, और इसको जिब्राल्टर जल संधि को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी,
भूमध्य सागर की कुंजी। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखें। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कौन से क्षेत्र हैं जो यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। तो यूराल सागर हो गया, यूराल नदी हो गई, कैस्पियन सागर हो गया, कॉकसस पर्वत हो गया, और इधर काला सागर और इधर भूमध्य सागर। ये प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र यूरोप को एशिया से अलग करने का काम करते हैं। और यहाँ पर मैंने बताई थी यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप बोलते हैं। तो जब प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसको बोलेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रायद्वीप नज़र आते हैं, जैसे आइबेरिया प्रायद्वीप है, जूटलैंड प्रायद्वीप है, या हम बात करें स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप है, या यहाँ पर देखें तो एक कोला प्रायद्वीप है। तो ये कुछ प्रायद्वीप यहाँ पर नज़र आते हैं, इसलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये देख पा रहे होंगे, ये तो दक्षिणी तुर्की है, ये दक्षिणी तुर्की कहलाता है, और ऊपर की तरफ पीला भाग जो है वो उत्तरी तुर्की कहलाता है। ये अबाला भाग आप देख रहे हैं, ये काला सागर है, काला सागर, और यहाँ पर ऐसी आकृति है, ये कहलाता है मारमारा सागर। ये क्या है? मारमारा सागर। मारमारा सागर, इन दोनों के बीच में जो जल संधि है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको जोड़ने के लिए ये भाग है, इसी को हम बोलते हैं क्या? बॉस्फोरस जल संधि। तो ये जल संधि आपकी है बॉस्फोरस। एटलस में ज़रूर ढूंढें, आप लोगों को मिल जाएगी और याद हुई हो जाएगी, ढूंढेंगे तो बॉस्फोरस जल संधि। तो बॉस्फोरस जल संधि यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये इसी की वजह से बोलते हैं। अब यहीं से पहले यूरोपवासी भारत में आने के लिए इसी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, 1456 में बैटल ऑफ क्रूसेडो हो गया, धर्म युद्ध हो गया ईसाइयों में और मुसलमानों में। तो तुर्की पर कब्जा हो गया मुसलमानों का, तो तुर्की से उन्होंने यूरोपवासियों के आने के लिए रास्ता बंद कर दिया। और जब यहाँ से रास्ता बंद हो जाएगा तो कोई और रास्ता है नहीं इधर आने के लिए, एशिया में प्रवेश करने के लिए। तो फिर यहाँ से देखेंगे आपने, पुर्तगालियों ने, स्पेन वासियों ने, ब्रिटेन वाले लोगों ने फिर समुद्री मार्गों की खोज की थी। तो समुद्री मार्गों की खोज का सिलसिला शुरू होता है इसी की वजह से, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम बात कर रहे थे आगे, देखिए कुछ और चीज़ों की, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया था कौन कौन से यहाँ पर प्रायद्वीप बनते हैं। फिर हमने बात की थी कौन सी? खाड़ियों की। तो यहाँ पर विस्के की खाड़ी हो गई, यहाँ पर आप देखेंगे ये बोथनिया की खाड़ी, यहाँ पर फिनलैंड की खाड़ी, और उसके बाद रीगा की खाड़ी हो गई। ये मैंने यहाँ पर आपको लिखवा दी। ये देश हो गए स्कैंडिनेवियाई देश, और प्रायद्वीप में अंतर है। स्कैंडिनेवियाई देश में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और आइसलैंड आते हैं, फिनलैंड इसमें नहीं आता। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से मिलकर प्रायद्वीप बनता है। अगर देश की बात करते हैं तो ये आपका अलग हो जाएगा, फिनलैंड इसमें नहीं आता है। ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है? तो ग्रेट ब्रिटेन वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से मिलकर बनता है, और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देते तो क्या बन जाता है? यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है? ये ग्रेट ब्रिटेन कहलाता है, ये स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है और वेल्स है, और ये उत्तरी आयरलैंड को इसमें और जोड़ दें तो फिर ये बन जाता है ग्रेट यूनाइटेड किंगडम। फिर मैंने बात की थी वेन लेक्स की। तो वेन लेक्स में आपका बेल्जियम, नीदरलैंड और आपके लग्जेमबर्ग आ जाते हैं। इनको निम्न भूमि का देश कहा जाता है, और इन तीनों देशों को क्या बोलते हैं? बाल्टिक देश बोलते हैं। तो ये वेनलेक्स वाले देश हो गए। और उसके बाद प्रमुख जल संधियों की मैंने बात कर ली, कौन कौन सी जल संधियाँ यहाँ पर बनती हैं, और बॉस्फोरस जल संधि के बारे में भी मैंने बता दिया। तो आज इतना ही रहने देते हैं, इसी को हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। मैप लेकर आप बैठें, एटलस लेकर बैठें, तभी आपको क्लियरली सारे देशों के बारे में जानकारी हो पाएगी कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है, कौन सी पर्वत श्रृंखला, कौन सी झील या कौन सा पठार कहाँ पर पाया जाता है। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।